जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में भी बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। तो साथियों, आज के क्लास में हम लोग MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 जो 24 जून को होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, इस क्लास में हम लोग उसी प्रश्नों को करेंगे जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई एक एक प्रश्नों के आंसर लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 40 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हो। अगर आप कम से कम 30 भी प्रश्न सही कर लेते हो तो मेरे भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहां बनता है। तो आपको भी पता है कि मानव नेत्र में मेरे भाई रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगर पूछेगा रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, यह बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि सामान्य आंख की निकट बिंदु यहां पे की दूरी कितनी होती है। जल्दी से बताओ। देखो, मैंने बताया था निकट बिंदु यहां पे 25 सेंटीमीटर होता है, जबकि दूर बिंदु पूछेगा तब आप अनंत बता के चलोगे। इसीलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है। देखो, मैंने बताया होगा कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस होता है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस होता है और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है। ये चार आपको याद रखना है, एग्जाम में एक पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो ये किया था ऑर्स्टेड साहब ने। कब किया था मेरे भाई? 1820 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है। विद्युत धारा का मापन मेरे भाई एमीटर में होता है। 5 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और साथियों, अगर आप इस चैनल से नए नए जुड़ रहे हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए सभी साथी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक बार क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताइए चलो कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो आपने पढ़ा है ना, P बराबर V इंटू आई होता है। तो बताओ ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6 का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताना यहाँ पे, जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे उष्माक्षेपी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न है कि नीला लिटमस अम्ल में कैसा हो जाता है। तो नीला लिटमस पत्र जो है ना वो लाल हो जाता है। तो 9 का क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 का बता के चलना सभी साथी। पूछा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 10 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। सबसे अधिक तन्य धातु बता के चलना। 11 का क्या हो जाएगा? सोना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बता के चलना। प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि जस्ता का रासायनिक संकेत क्या होता है। यहाँ पे संकेत पूछा गया है। एक बार पूछा गया था टीन का, बताना क्या होता है टीन का। तो SN होता है भैया। एक बार पूछा गया था लोहा का क्या होता है। तो लोहा का Fe होता है। अब की बार जस्ता का पूछा गया जिसे आप जिंक बता के चलते हो तो Zn हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ये सोडियम का है, ये कॉपर का है, जिसे तांबा कहते हो, ये लोहा का है, ये जिंक का है। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहाँ पे प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों में मुख्य तत्व कौन सा होता है? कार्बनिक यौगिक में जो है वो कार्बन होता है भैया। मानो किसी की शादी हो और उसमें जिसका शादी है वो ना हो तो फिर कैसे शादी होगा, इसीलिए कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें कार्बन होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। मानव शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया कहां होती है? तो ये होती है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। एटीपी का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? एटीपी का निर्माण जल्दी से बता के चलो कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में बताना जल्दी से। बिल्कुल भैया माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, आपको ध्यान रख के चलना है। यहां पे प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रा आए, यीस्ट आए, इसमें अलैंगिक जनन जो है किनके द्वारा होता है? तो आपने ये भी पढ़ा होगा, मुकुलन के द्वारा होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि मानव में निषेचन कहां होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पे प्रश्न है, पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मेरे भाई? 5 जून को। आप हमें बता के चलना कमेंट सेक्शन में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये कमेंट करना। ये देखो HW रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, ये एक हो गया। और दूसरा ये है कि विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं। क्या मेरे भाई? विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, ये बात आप याद रख लेना। उसके बाद तीसरा आ सकता है एग्जाम में कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। क्या बताओगे? ये तीनों का आंसर आप लोग कमेंट करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। यहां पे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई मेरे भाई जल्दी से बताओ। 19 का क्या हो जाएगा? तो न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधों में वृद्धि हार्मोन बता के चलना कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था? बंगाल विभाजन बता के चलना कब हुआ था? 1905 में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है, रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट मेरे भाई कब पारित हुआ? 1919 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी बताना। 1931 को ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। यहां पे प्रश्न है कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ये सभी साथी को पता है, 16 अप्रैल को मेरे भाई। कब? 16 अप्रैल यहां पे 1853 को। कहां से कहां? मुंबई से ठाणे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला ये प्रश्न है कि 0 एक कैसी संख्या है? तो 0 पूर्ण संख्या है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना। यहां पे प्रश्न आ चुका है, देखो पूछा जा रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, यहां पे देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, ये बता के चलो जल्दी से बता के चलो मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 26 नंबर सवाल का जवाब अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलना, रेखीय समीकरण की घात कितनी होती है? अगर रेखीय समीकरण की घात पूछे तो 1 होती है, और अगर द्विघात समीकरण का पूछेगा तो 2 होती है। ये बात आपको याद रखना है। यहां पे छोटा सा हल करने वाला है। यहां पे है 3x है माइनस का 9 बराबर 0 है। 3x बराबर क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9/3 हो जाएगा। 3 एकम 3 तिया 9 हो जाएगा, बराबर में 3 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे प्रश्न क्या है? यहां पे तो छोटा सा प्रश्न ये भी है कि 2x + 5 = 15 है। अगर आप करोगे 2x बराबर यहां पे 15 माइनस का 5 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा। तो 2x बराबर क्या होगा? 10 हो जाएगा। फिर x बराबर 10/2 हो जाएगा। 2 बचेगा 10 बराबर में 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 45 का 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा? जल्दी से बता के चलना। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ आंकड़ों के औसत को क्या कहते हैं। भाई बताओ जल्दी से, आंकड़ों के औसत को हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माध्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि पासे में कुल कितने फलक होते हैं। जल्दी बता दो, पासे में कुल कितने फलक होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ प्रायिकता का मान हमेशा होता है किसके किसके बीच, तो 0 से 1 के बीच होता है। 34 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताना, यहाँ पे प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो है ये किसके विरोध में शुरू हुआ था, तो आप क्या बता के चलोगे, आप बताओगे बंगाल विभाजन में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलना कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई। औद्योगिक क्रांति मेरे भाई सबसे पहले कहां हुई, तो आप कहोगे इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण जल्दी से बता के चलो, क्या बताओगे, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है भारत में सबसे अधिक कोयला जो है किस राज्य में पाया जाता है, तो झारखंड के गोंडवाना जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता के चलना। यहां पे प्रश्न आ चुका है कि पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। क्या कहा जाता है मेरे भाई, काला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 2 प्रश्न मैंने आपके HW के लिए लाया है, ये आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पे 41 का ये कह रहा है कि GDP का पूरा नाम क्या होता है, ये भी कमेंट करोगे। और दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये रहा आपका कि आपको ये बताना है कि आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है। ये 2 प्रश्न आपके लिए है, ये रहा आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, और दूसरा वो रहा GDP का पूरा नाम क्या होता है। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। अगर आप तैयारी करते हो तो इतना का आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस का प्रश्न है, आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस से आपके एग्जाम में प्रश्न आना है और आपको वहां पे हर एक प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा। ओके साथियों, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा मेरे भाई। एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो तो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।